दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में आज एक नया इतिहास रचा गया। एक ऐसी रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी गई बिहार विधानसभा के जरिए, क्योंकि वहां ये टेबल की गई और ये 2 अक्टूबर को सबसे पहले इसके कुछ आंकड़े पेश किए गए थे, जो कहलाता है बिहार में जाति आधारित गणना 2022-23 का दस्तावेज। ये वो रिपोर्ट है जो आज पूरी तरह प्रसारित कर दी गई, सार्वजनिक कर दी गई, और इसमें वे सारे आंकड़े हैं जो अब तक अप्रकाशित थे। अब तक केवल बिहार में जातियों की जो गिनती है, हर जाति के लोगों की क्या आबादी है, सिर्फ ये प्रकाशित किया गया था 2 अक्टूबर को। लेकिन आज इस सर्वेक्षण के तमाम जो डिटेल्स हैं, किसका शिक्षा में कितना हिस्सा है, कितना लोग पढ़े हैं, किस समाज से कंप्यूटर का नॉलेज, इंटरनेट की कनेक्टिविटी समाजों में कितनी है, और समूचे बिहार समाज में कितनी है, और अलग अलग जातियों में कितनी है, नौकरियों में कितना किसका हिस्सा है, विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या है, आवास की स्थिति क्या है, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ऐसे अनेक डिटेल्स, अनेक जो आंकड़े हैं वो पेश कर दिए गए हैं। भारत के इतिहास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में, बिहार की बात छोड़िए, यूपी की बात छोड़िए, संपूर्ण देश के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। इतना प्रामाणिक ढंग का डेटा, इतना डिटेल, सोशियोलॉजिकली भी, पॉलिटिकली भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, और उसकी घोषणा जो आज हुई है, मैं समझता हूं कि 2024 के चुनाव का एजेंडा एक तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने सेट कर दिया है। चाहे जितना धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश की जाए, लेकिन समाजशास्त्रीय जमीन जो, और जो राजनीतिक जो सरोकार इस रिपोर्ट से उठे हैं, मैं समझता हूं कि उसका सामना करना बेहद कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के लिए, और आरएसएस लेड जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस द्वारा संचालित जो वैचारिकी है, उसके लिए भी। क्योंकि कितने समय तक लोग हिंदू मुसलमान के टर्म्स में सोचेंगे। सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन है, चाहे समाजों का है, चाहे प्रदेशों का है, वो बड़ा मुद्दा है, और इस रिपोर्ट में उसकी असलियत सामने आई है। और इसके साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़ा काम जो कर दिया नीतीश कुमार ने, उन्होंने इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद जो ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि ये वो करने जा रहे हैं, इसके लिए भी कानून आएगा। और वो क्या? वो एफर्मेटिव एक्शन का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, यानी आरक्षण का दायरा बिहार में अब बढ़ जाएगा। इसके लिए वो कानून पेश करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये आप जरूर समझिए इस बात को कि चूंकि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, ये जो सर्वेक्षण है, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, उसको अगर आप देखिए तो उस रिपोर्ट पर आधारित जो असेसमेंट है, और उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है नीतीश कुमार की सरकार ने, बढ़ाने का जो फैसला किया है, तो ये मैं समझता हूं कि उसको चैलेंज करना किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रीम के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो बहुत कठिन होगा। और न्यायालयों में जब जाएगा तो सरकार के पास बहुत ठोस आर्गुमेंट होंगे कि क्यों वो आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं। और मत भूलिए कि आरक्षण का दायरा पहले ही बढ़ाया जा चुका है, अनेक राज्यों में है। लेकिन अभी हाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहरा दिया, जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% हुआ, तो 49.50% का जो दायरा है वो पहले ही टूट चुका है। और इसको भूलना नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है।
ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ऐसे में नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री के तौर पे भी बिहार विधानसभा में जो ऐलान किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब टोटल जो आरक्षण होगा वो 75% होगा, यानी 75% जो सीटें हैं वो रिजर्व होंगी जो कानून पास करने जा रहे हैं उसके बाद। वो कैसे साहब? शेड्यूल कास्ट को अब तक 16% आरक्षण मिलता था जो अब 20% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी 19.6% के आसपास हो गई है, ये सर्वेक्षण बताता है। दूसरी बात कि शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में बहुत कम है, 0.01% के आसपास है, वो 0.2% के आसपास हो जाएगा। ये आबादी हो गई है, तो कुल मिलाकर 1.68% जो है आरक्षण उनको मिलेगा। इसी तरह से ईबीसी और बीसी, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो दोस्तों 43% हो जाएगा। 43%, 27% से बढ़कर ये 43% हो जाएगा। पहले ये 27% ही था, आप सब जानते हैं, क्योंकि मंडल आयोग ने जो रिकमेंड किया था उसके आधार पर 27% सीटें रिजर्व की गई थीं। तो 43% और 22% 65% हो जाता है। और 10% जो है ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी किया जा चुका है, केंद्र सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संभव ही नहीं है, आर्थिक आधार पर भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया। तो इस तरह से अब टोटल आरक्षण का जो दायरा भारत में है, बिहार में है, वो 75% हो जाएगा। और जाहिर है अन्य प्रदेशों में भी इसकी मांग उठेगी। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि एक नया ये आयाम आरक्षण की राजनीति का, आरक्षण के समाजशास्त्र का अभी बिहार विधानसभा से उभर कर आया है, जिसे अंजाम देने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार। दोस्तों, इस सर्वेक्षण के बहुत सारे जो फैसले हैं, बहुत सारे जो आकलन हैं, बहुत सारे जो आंकड़े हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि उस पर बारी बारी से हम आपको अपनी रिपोर्ट सुनाते रहेंगे। लेकिन इस बात को ज़रूर आप मानिए कि 2024 अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए आसान नहीं रह गई है राजनीति, खासकर इन इलाकों में कि आप धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर या विभाजन करके धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकें, बल्कि लोग अपनी नौकरी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने हिस्से के लिए सवाल उठाएंगे। क्योंकि ये जो सर्वेक्षण है वो बता रहा है कि किसका कितना प्रतिनिधित्व किस क्षेत्र में है, नौकरियों में किसका कितना प्रतिनिधित्व है, संगठित क्षेत्र में किसका कितना है, सरकारी क्षेत्र में किसका कितना है, और संगठित क्षेत्र में किसका कितना है। यहाँ तक कि गृहिणियों के बारे में, जो हस्तकला से जुड़े लोग हैं, पेशेवर हैं, शिल्पकार हैं, उनके बारे में भी यह सर्वेक्षण बहुत माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाकर के आकलन पेश करता है कि किसकी कितनी आबादी कहाँ काम कर रही है। ऐसे में लोगों को अविभाजित करना बहुत कठिन होगा, लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, और हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली है, सवाल इस पर भी उठेगा। तो बिल्कुल आखिर में मैं कहूँगा कि ये 2024 के चुनावी जंग में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरेगा, जो बिहार विधानसभा में आज पेश किया गया है दस्तावेज। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, स्वयं देखें और दिखाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।